हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एएलपी में आने वाली 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। क्योंकि दोस्तों अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम पाया जाता है जो मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, जिसमें ज्ञान, वाणी आदि चिंतन का केंद्र होता है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। हमारा अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का संयोजन होता है। तो दोस्तों केमिकल एनर्जी किसका किसका मिलकर बनता है दोस्तों, तो केमिकल एनर्जी बराबर हमारा होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा बराबर हमारा हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों का संयोजन से दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा मिल करके यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि हमारा अगला सवाल है, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया सवाल है। साथ ही आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और इन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे तत्व जिनके दो सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं दोस्तों। तो आप इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जनन भी कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। हाइड्रा दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, साथ ही यह पुनर्जनन भी कर सकता है। हमारा अगला सवाल है, यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उनके गुणसूत्र का आधा। यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान उनके गुणसूत्र का आधा होता है। हमारा अगला सवाल है, यदि धातु ए अपने विलयन से धातु बी को विस्थापित कर देता है तो धातु क्या होगा। तो दोस्तों चूंकि धातु ए क्या करेगा, बी को विस्थापित कर देगा। तो जब ऐसा होता है दोस्तों तो क्या होता है कि ए बी से अधिक अभिक्रियाशील है, तभी तो वो बी को विस्थापित कर रहा है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बी से अधिक अभिक्रियाशील है। जब धातु ए बी को विस्थापित करता है इसका मतलब धातु ए बी से अधिक अभिक्रियाशील है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान को भरें। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमा रेखा तत्व नहीं है। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसका उत्तर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आया दोस्तों, सीमा रेखा तत्व। तो इसके जानने से पहले दोस्तों चलिए पहले हम प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। तो कौन सा सीमा रेखा तत्व नहीं है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषमत। विषमत सीमा रेखा तत्व नहीं है। अच्छा दोस्तों आप सीमा रेखा तत्व के बारे में आपको बताते हैं कि सीमा रेखा तत्व किसे कहते हैं। तो वैसा तत्व जिसमें धात्विक
धात्विक और अधात्विक दोनों का गुणधर्म पाया जाता है, उसे हम लोग दोस्तों सीमा रेखा तत्व कहते हैं। और सीमा रेखा तत्व का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अर्धचालक वस्तुएं। तो देखिए दोस्तों बोरॉन हमारा क्या है, अर्धचालक है, इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों का गुण पाया जाता है। सिलिकॉन में भी हमारा धात्विक और अधात्विक दोनों का गुण पाया जाता है। पोलोनियम में भी हमारा धात्विक और अधात्विक दोनों गुण पाया जाता है, जबकि विस्वत में हमारा दोस्तों धात्विक गुण पाया जाता है, इसलिए यह एक सीमा रेखा तत्व नहीं है। हमारा अगला सवाल है, गति का पहला समीकरण किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए और टी। चूंकि दोस्तों ए यू और हमारा ए कट जाता है, जिसके कारण हमारा क्या बनता है, v और t बनता है, यानी v से हमारा वेग होता है, t से हमारा समय होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वेग और समय। गति का पहला समीकरण वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। हमारा अगला सवाल है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंद्रधनुष बनने के पीछे क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप इंद्रधनुष का निर्माण होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। चूंकि दोस्तों जब यहाँ पर हमारा अभिक्रियाशील समूह के तत्वों के बारे में आया है, तो हमें यह भी जानना है कि सबसे अधिक कौन होता है और सबसे कम होता है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों हमारा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व ऑप्शन नंबर ए होगा, सिल्वर चांदी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सभी तत्वों में सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है, तो हमारा होता है दोस्तों सोना हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, मैक्सवेल किसकी इकाई है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक मैक्सवेल होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक सेप्रोट्रॉफ है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता को दोस्तों सेप्रोट्रॉफ के अंतर्गत रखा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पीतरस। पीतरस में एंजाइम नहीं होते हैं। हमारा अगला सवाल है, पॉलीसीथीमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है। तो पॉलीसीथीमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट की संख्या अधिक हो जाती है पॉलीसीथीमिया में। हमारा अगला सवाल है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। हमारा अगला सवाल है, और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो जब वस्तु को दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अनंत प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों जब वस्तु को दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाएगी। हमारा अगला सवाल है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। तो पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज की। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेसोप्रोसिन। वेसोप्रोसिन एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। हमारा अगला सवाल है, और ये दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। साथ ही हमने जो आज आपसे टॉप 21 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने ही वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त ALP की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो उसमें उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर निम्न में से किसके समानुपाती होती है। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बल। संवेग में परिवर्तन की दर दोस्तों बल के समानुपाती होती है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पानी का महत्तम घनत्व कितना होता है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, 4 डिग्री सेल्सियस। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही दोस्तों आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।